नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना है ईश्वर से आप सबका नया वर्ष बहुत मंगलमय शुभ हो। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है दिसंबर का महीना, मीन राशि पाइसियंस के लिए कैसा जाने वाला है। यानी कि प्लानेटरी ट्रांजिट, ग्रहों का गोचर इन जनरल मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना वर्ष का अंत रहेगा, जिसका प्रभाव पूरे नए वर्ष तक छाया रहेगा। ग्रहों के गोचर से क्या आने वाले समय को इंडिकेट करता है। मित्रों, मीन राशि एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोडिएक साइन है। मीन राशि वाले देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। देवगुरु बृहस्पति इसका स्वामी होने के कारण इनके ऊपर गुरु देवता का डिवाइन ब्लेसिंग्स होता है। जिस किसी के भी जन्म कुंडली में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट के द्वारा, डिग्री में या दृष्टि के द्वारा या अच्छे भाव में बैठा है, ऐसे मीन राशि वाले जातक बहुत जीवन में, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, अच्छा मैरिज होना, सुखद पारिवारिक अनुभव होना, विदेश यात्राएं, काफ़ी शिक्षा प्राप्त करना, धार्मिक परिस्थितियों में रुझान होना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और खूब धन संपदा प्राप्त करना का योग अपने जीवन में देखते हैं। मित्रों, दिसंबर का महीना है, मीन राशि वालों के पंचम भाव में राहु गोचर करेगा। राहु पंचम में गोचर करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को इंडिकेट करता है। राहु वो ग्रह है जो अचानक घटनाओं को करवाता है, अचानक लाभ हो जाना और अचानक नुकसान हो जाना। तो राहु का पंचम भाव में गोचर करना, एक तरफ तो कई मांगलिक कार्य होंगे, जैसे नौकरी में, शादी में, बिजनेस में, यात्रा में, स्वास्थ्य में। वहीं दूसरी ओर अचानक कुछ घटनाएं ऐसे भी होंगी जो नौकरी से संबंधित होगा, विवाह से संबंधित होगा, आपसी रिलेशनशिप संबंधित होगा, पैसे से संबंधित होगा, बीमारी से संबंधित होगा, जो लॉस भी देकर जाएगी। यहाँ एज ए लेमैन, एक ज्योतिष के जिज्ञासु के हिसाब से ये जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि मीन राशि जिसके पंचम भाव में राहु गोचर दिसंबर के महीने में करेगा, कर्क राशि में, आखिर पंचम भाव किन किन चीज़ों से ज्योतिष शास्त्र में संबंध रखता है। मित्रों, पंचम भाव को हाउस ऑफ प्लेजर कहते हैं। यानी कि हम इस जीवन में कितना क्रिएटिव काम करते हैं, इंडल्जेंस होती है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्पेशली इट रिलेट्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, प्लेजर मिलती है। कुछ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं और सक्सेस मिलती है, उससे हमें खुशियाँ मिलती है। ये पांचवा भाव से जाना जा सकता है। ये भी सिग्निफाई करता है कि एक व्यक्ति के पास कितना मेंटल इंटेलिजेंस है, कैपेबिलिटी टू क्रिएट एंड इनोवेट समथिंग न्यू। अपने जीवन में कितना नया कुछ क्रिएट करेगा, कितना मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, फिफ्थ हाउस से जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के पंचम भाव में यदि ग्रह बहुत शुभ हैं, राजयोग निर्माण कर रहे हैं, वो बहुत टैलेंटेड होता है। वो जीरो से हीरो बनने की क्षमता उसमें कूट कूट कर भरी होती है और बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी वो अकेले ही लिख लेता है।
ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जितने भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है संसार में, उनका कनेक्शन पंचम भाव से होता है। जैसे आर्ट्स, राइटिंग, हमारे सारे गुड कर्मा, अच्छे कर्म जो हमने किए हैं, उन सब का लेखा जोखा पंचम भाव से जाना जा सकता है। ये हमारे आर्टिस्टिक एबिलिटी को भी बताता है। ये हमारे तमाम चीज़ों की ओर इशारा करता है जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे चिल्ड्रंस भी हैं। क्या एक व्यक्ति के पास चिल्ड्रन उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी होगी? प्रोजेनी, पॉसिबिलिटीज़, कंसेप्शन, मिसकैरेज, रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। आपके अपनी संतान के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, अच्छे बुरे। ये हमारे हेल्थ को भी कंट्रोल करता है, बच्चों की हेल्थ को कंट्रोल करता है। आप बच्चों की परवरिश कैसे करते हो, और यही आपके लिए खुशी का भी माहौल होता है। अगर बच्चों को अच्छा परवरिश कर सकते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, और नहीं कर पाते हो तो हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये भी पंचम भाव से जाना जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब हमारा पुत्र होगा कि नहीं, ये पंचम भाव से जाना जा सकता है। इसे पुत्र भवा भी वैदिक ज्योतिष में कहते हैं। फिफ्थ हाउस बेसिकली रिलेट्स टू इनोवेशन, एक्सप्रेशन। अच्छा इनोवेट कर लेते हैं लाइफ में तो बहुत सक्सेस मिलता है एक व्यक्ति को। अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, अच्छा एक्सप्रेशंस हैं, तो जीवन में उन्नति होगी। ये फिफ्थ हाउस से जाना जा सकता है, जहाँ पर अभी आपका मीन राशि वालों का राहु गोचर कर रहा है। ये पर्सनल प्लेजर के बारे में बताता है, सोशल प्रेशर के बारे में बताता है, सोशल इंक्लाइनेशन के बारे में बताता है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी इस जीवन में। क्या आपके बहुत सारे भाई बहन होंगे, माता पिता की जिम्मेदारियां जीवन भर लेनी पड़ेगी, रिश्तेदारों की लेनी पड़ेगी, बच्चों की लेनी पड़ेगी। वो तमाम चीज़ों के बारे में जो हमारे शोल्डर पर हमें कैरी करना पड़ेगा, पंचम भाव बताता है। ये हमारे एकम्प्लिशमेंट, कितनी हम संसार में सक्सेस पाएंगे के बारे में बताता है। क्रिएटिव परसूट्स के बारे में बताता है, जिससे हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ के बारे में बताता है। हम स्पोर्ट्समैन बनेंगे या नहीं, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन बनेंगे या नहीं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के रहेंगे, या स्कूल लेवल तक रहेंगे। एक खिलाड़ी की कुंडली का पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। ये बताता है एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम जाएंगे कि नहीं। टीवी, फिल्म्स, एक्टिंग, डांसिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, रिक्रिएशन। हमारे लव अफेयर्स के बारे में भी ये बताता है कि लव अफेयर्स होगा और मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं। हमारे रिलेशनशिप जिनमें हम इंडल्ज होंगे उसके बारे में बताता है। ये हमारे इलेजिटिमेट अफेयर्स, अफेयर्स आउट ऑफ वेडलॉक, इलिसिट रिलेशन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स के बारे में बताता है। तो देखिए फिफ्थ हाउस कितना इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ, मैरिज, जॉब, हैप्पीनेस, अगर ये खराब है तो व्यक्ति को बहुत दुख पाना पड़ता है। और यदि पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान पुण्य और रिमेडियल मेजर कोई उपाय नहीं लिए तो जीवन भर उसकी यात्राओं में बहुत सारी बाधाएं वो देखता है। उसको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अरे भाई, पंचम भाव आपका दूषित होगा, आपने कोई उपाय नहीं लिए, उसका असर आप पर आएगा। फिफ्थ हाउस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, उसके बारे में बताता है। रैशनलाइजेशन, कितनी बुद्धि है, मेंटल इंटेलिजेंस कितना है, एनालिटिकल स्किल कितना है किसी व्यक्ति में, फिफ्थ हाउस को देखकर जाना जा सकता है। कोहेरेंस, राइटियसनेस, प्रोसेस एंड चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा मिलेगी या नहीं बच्चे को, ये व्यक्ति को, क्या आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, क्या आपका आध्यात्मिक रुझान होगा, ये पंचम भाव से जाना जा सकता है। फिफ्थ हाउस हमारे गुड लक, अच्छे भाग्य के बारे में बताता है। हमारा भाग्य में साथ देगा या दुखद परिस्थितियां होंगी। आपका इंटेलिजेंस स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में कैसा रहेगा, आपका लक गैम्बलिंग में, मैटर्स इन्वॉल्विंग रिस्क मनी में, आपके स्पेकुलेटिव अफेयर्स, स्टॉक्स, शेयर, सडन गेन्स, लॉटरी, कैसीनोस, बैटिंग, कार्ड्स, इन तमाम सट्टेबाजी में फ़ायदा होगा या नहीं, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा या नहीं, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा या नहीं। पंचम भाव को
सही ढंग से एनालाइज करने से काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। मित्रों, 5th हाउस से शरीर का स्टमक, अपर मिडिल बैक, पेनक्रियास, स्पाइन की बीमारियां पहले से ही इन एडवांस जाना जा सकता है। 5th हाउस में आपका राहु यात्रा करेगा। कईयों के लव मैरिज होंगे, कईयों की शादियां होगी, कईयों की नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन होगा, विदेश यात्रा होगी। कई बहुत क्रिएटिव काम करके बहुत नेम और फेम 2019 में कमाएंगे, और कई नेम और फेम के बाद डाउनफॉल भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि राहु जो है वो अचानक घटना रिवर्स भी करा देता है। तो जो भी शुभ घटनाएं मैंने कहा, साथ साथ सावधान रहने का भी है कि शादी हो गई तो अगर ध्यान से नहीं रखेंगे, सेपरेशन, लिटिगेशन, कोर्ट केस भी हो सकता है। जॉब मिल गया बहुत सुखद, एकदम से बॉस आपको निकाल भी सकता है। एकदम से कोई बीमार होकर बहुत दुखद परिस्थितियाँ भी हो सकती है। और लव अफेयर्स के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो दिसंबर के महीने में राहु के इम्पैक्ट से मीन राशि वालों को देखने को मिलेगा। मित्रों, आगे चलते हैं 8th हाउस। 8th हाउस में तुला राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेगा। शुक्र तुला राशि में पंच महापुरुष योग, मालवीय योग का निर्माण करेगा। ये एक महान राजयोग है। कहते हैं कि इसका जन्म से ही मालवीय योग होता है। वो जीवन में बहुत बड़े घर में जन्म लेता है, बहुत सुख समृद्धि देखता है, कोई कष्ट उसको होता नहीं है। महल में जन्म लेना, चारों ओर सेवक सेविकाएं, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, पैसा, ये एक बहुत बड़ा भाग्य योग है अगर कोई व्यक्ति के जन्म कुंडली में शुक्र तुला राशि में बचपन से ही है। तो आपके गोचर में ट्रांजिट करेगा। मैं इन जनरल बता रहा हूँ। आप में से कई लोग पूछते हैं साहब हमारे तो गोचर का रिजल्ट आया नहीं। अरे भाई, गोचर का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या पता आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट बहुत ख़राब हो, क्या पता आपकी महादशाएं बहुत ख़राब चल रही है। कोई भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आपका गोचर, नंबर 2 ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में, नंबर 3 कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, नंबर 4 ग्रहों की शक्ति कितनी है, बल क्या डिग्री है उसकी, किस नक्षत्र में बैठा है। ये संपूर्ण निचोड़ ही कोई सही निर्णय में ज्योतिषीय गणना के बाद पहुंचे जा सकता है। गोचर जस्ट एक जनरल ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो 8वें भाव में शुक्र का होना मीन राशि के वालों के लिए इन जनरल बहुत शुभ, बहुत मांगलिक। मित्रों, ये 8वां भाव एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ से कनेक्शन रखता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 6ठा भाव, 12वां भाव और 8वां भाव ज्योतिष के अंदर मेलेफिक हाउस कहते हैं। 8वें भाव से एक व्यक्ति के आयु के बारे में जाना जा सकता है। ये हमारे डेथ, लॉन्गिविटी, सडन इवेंट्स के बारे में बताता है, यानी कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, सुबह होगी, शाम को होगी, घर में होगी, दुर्घटना से होगी, बीमारी से होगी, या विदेश यात्रा में होगी, या रिश्तेदार के घर में होगी, हमारी आयु कितनी है, अचानक घटनाएं जीवन में कितनी होगी, अचानक सुख हुआ, इतना सारा सुख समृद्धि आया और अगले ही पल कोई घटना घटी, पूरा परिवार शोक में डूब गया। इन तमाम चीज़ों के बारे में किसी भी कुंडली के 8वें भाव से पहले से ही जाना जा सकता है। ये बताता है कि एक व्यक्ति के जीवन में अचानक गेन्स, लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, लेगेसीज टू इनहेरिटेंस कितना रहेगा, आप अपने जीवन में कितना ट्रांसफॉर्म हुए, कितनी ट्रांसफॉर्म बदले, कितना दुख से बदले, कितना सुख से बदले, कितना तमाम मिस्ट्रीज के बारे में 8वें भाव से जाना जा सकता है। इस संसार में जितने आविष्कारक हुए हैं उनका 8वां भाव बहुत स्ट्रांग है। जो खोजी लोग होते हैं उनका 8वां भाव बहुत स्ट्रांग होता है। ये बताता है इस संसार में आकर हम कितना डिप्रेशन में रहेंगे, कितना डिफेम फेस करेंगे, हमारे जीवन में सुखद परिस्थितियाँ आने में कितनी देरी होगी, हम कितना सांसारिक परिस्थितियों से डिसैटिस्फाइड रहेंगे। नौकरी लग गई है लेकिन आप डिसैटिस्फाइड हो, शादी लव मैरिज हो गई है लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, शादी फिर भी चल रही है, डिफीट, ज़िंदगी में परिस्थितियों से हम कितना हारेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में 8वां भाव एस्ट्रोलॉजी में क्लियरली, लूसिडली बताता है। हमारे जो डार्कर साइड है, जैसे बैड कर्मास हमारे जीवन के, इसके बारे में बताता है। हमारे छुपे हुए सोर्स, हिडन सोर्स, चाहे पैसे का हो,
चाहे किसी और काम का हो, वो 8वें भाव से जाना जा सकता है। अगर ये कहते हैं कि ये भाव अगर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, तो ये व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त नहीं करता, बीमारियां परेशान करती है, भय परेशान करती है, मेंटल पीस नहीं होता, घर में पैसा होने के बाद भी दुखद परिस्थितियां जाती है, क्रिमिनल टेंडेंसी, इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, डाइवोर्स, बैड हैबिट्स, डिफॉर्मिटीज़, लॉस ऑफ लव्ड वंस, डेथ, डिस्ट्रक्शन फॉलो करता है। क्रिमिनल टेंडेंसी, कोई व्यक्ति क्राइम करेगा आपके साथ या नहीं, 8वें भाव को देखकर बड़े आराम से जाना जा सकता है। शक्ल देखकर किसी के बारे में जाना नहीं जा सकता, कुंडली देखकर ही जान सकता है ये व्यक्ति क्राइम करेगा या नहीं। तो हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है पहले से ही कैसा है, शक्ल से, बोली से, व्यवहार से आप किसी को जान नहीं सकते जब तक आप उसके जो ग्रहों की टेंडेंसीज अपने शरीर में लेकर आया, अपनी आत्मा में लेकर आया, अपनी कुंडलिनी में लेकर आया, वो अगर आप जान गए किसी के, तो आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति की जनरल नेचर कैसा है। मेरे पास ऐसे अनगिनत हॉरोस्कोप आती है, आजकल कॉर्पोरेट से भी आता है, रिक्रूटमेंट, कई कंपनियां ऐसी है जो आजकल रिक्रूटमेंट में भी कुंडली के द्वारा भी एक व्यक्ति के सीक्रेट नेचर के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, ताकि उनको वो व्यक्ति जिसको वो हायर कर रहे हो धोखा ना दे जाए। पिछले कुछ समय में काफ़ी कंपनियों के मुझे इस तरह के इंटरेक्शंस आए हैं जहाँ वे कुछ लोगों को जानना चाहते हैं कि साहब रिक्रूट कर रहे हैं, कैसा रहेगा। तो ये भी एक नया ट्रेंड मैंने देखा रिक्रूटमेंट के अंदर, जहाँ हॉरोस्कोप पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं कोई डैमेजिंग व्यक्ति हमारे कॉर्पोरेट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके हमारे लिए लॉस मेकिंग ना हो जाए। ये बात सत्य है। आप किसी कंपनी के बहुत मालिक हैं और आप काफ़ी लोग रिक्रूट कर रहे हैं, अगर जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं अगर उनकी कुंडली ख़राब है तो वो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस देगा। जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं उनकी दशाएं अगर पाप ग्रहों की चल रही है या नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है, कुंडली में बहुत ख़राब योग है, ऐसे व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते ही आपके लिए भी वो नेगेटिव हो जाएगा और बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आध्यात्मिक रुझान कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैंने देखा, HR के लोग पूछा, तो ये एक मुझे बड़ा चेंजिंग ट्रेंड नज़र आया कि एस्ट्रोलॉजी भी आजकल रिक्रूटमेंट में यूज़ हो रहा है ताकि कंपनी अपने बिजनेस को शांति से लंबा चला सके। मित्रों, 8th हाउस साइक एबिलिटी के बारे में बताता है, पैरानॉर्मल स्टडीज़ के बारे में बताता है, साइकोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स के बारे में बताता है। 8वें भाव में शुक्र गोचर कर रहा है तो वो बहुत मांगलिक है। स्वास्थ्य में सुधार, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, शादी, नौकरी, जॉब, घर में खुशियाँ, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई डिफेम नहीं, कोई डिले नहीं, शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। बहुत अच्छी घटनाएं 8वें भाव से संबंधित चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ 8th हाउस के बारे में, मीन राशि के बारे में बता रहा हूँ। 8वां गोचर बहुत शुभ है मीन राशि वालों का। शुक्र बैठा, शुक्र से संबंधित सारी मांगलिक चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं मित्रों। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। बृहस्पति का ये गोचर बहुत शुभ, बहुत मांगलिक, क्योंकि भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है। नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th हाउस को लक हाउस भी कहते हैं, इसे एस्ट्रोलॉजी में धर्म भवा भी कहते हैं। ये बताता है कि आपका रिलीजियस इंस्टिंक्ट कैसा है, धर्मा, अपराइटनेस, गुड कर्मा, कितने अच्छा कर्म करेंगे इस संसार में आके। कहते हैं जिनका 9th हाउस अच्छा होता है, अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने कंपनी में रिक्रूट किया और उसका 9th हाउस अच्छा है तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और वो हमेशा अपने काम को सिंसियरली, ईमानदारी से निभाएगा और बहुत मालिक के लिए एसेट्स होगा। अगर 9th हाउस में उसके पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि है, तो वो व्यक्ति बहुत अधार्मिक होगा और सबको डिस्टर्ब करेगा और नेगेटिव कर्मा क्रिएट करके कंपनी को भी लॉस देगा, जहाँ भी जाएगा लॉस देगा। तो गुड कर्मा को नवम भाव से जाना जा सकता है। एथिक्स, हायर लर्निंग, वैल्यूज़, स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, तमाम चीज़ों के बारे में 9th हाउस को इन्वेस्टिगेट करने से जाना जा सकता है। 9th हाउस से हम जान सकते हैं व्यक्ति में फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होगा कि नहीं, वो व्यक्ति दान पुण्य करेगा या नहीं, या खुद ही संसार में भोगी होगा
और उसे कोई ईश्वरीय ताकत का एहसास नहीं है। अगर 9th हाउस अच्छा है तो व्यक्ति ईश्वर की खोज में निकलेगा, उसको परमात्मा के साक्षात्कार होंगे। शक्तियाँ इस संसार में छुपी हुई है, जब तक आप साधना नहीं करेंगे उनसे कनेक्ट नहीं होंगे। ये 9th हाउस नवम भाव ये भी बताता है कि आपको उच्च शिक्षा मिलेगी कि नहीं, आपकी बहुत लंबी दूरी की यात्रा होगी कि नहीं, अनजान जगह की यात्रा होगी कि नहीं, ईश्वर से वार्तालाप होगी कि नहीं। 9th हाउस बताता है कि आपको साइकोलॉजी की शिक्षा मिलेगी कि नहीं, फिलॉसफी की शिक्षा मिलेगी कि नहीं। क्या एक व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाएगा या नहीं जाएगा के बारे में बताता है। अगर 9th हाउस का 10th हाउस से कनेक्शन है तो इंडिकेट करता है कि ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये एक व्यक्ति को बहुत नेम, फेम, पैसा, प्रसिद्धि प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति आप आज देख रहे हैं देश के टॉप मोस्ट पोजीशन में, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो या ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर, जुडिशियल टॉप्स या बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनका नवम भाव बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वैज्ञानिक, बैंकिंग हेड्स, सीईओज, इन सब का 9th हाउस स्ट्रांग है। 9th हाउस को स्ट्रांग करने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य, माता पिता की सेवा, ब्लड डोनेशन, संत मुनि योगियों की सेवा, धार्मिक कार्य करना, इससे 9th हाउस स्ट्रांग होता है। माता पिता की सेवा। 9th हाउस आपके पिता के बारे में बताता है, किस प्रकार का रिलेशनशिप आप पिताजी से शेयर करेंगे, आप अपने पिता के लिए कितना लकी हैं और वो आपके लिए कितना लकी हैं। ये 9th हाउस ये भी बताता है कि आपके पिता का फाइनेंशियल स्टेटस, पैसे की स्थिति कैसा रहेगा, लक्ष्मी रहेगी पिता के पास या नहीं रहेगी। 9th हाउस आपके मेंटोर, टीचर के बारे में बताता है, अपने जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में किस प्रकार के मेंटोर, टीचर्स आपको मिलेंगे। ये आपके रिलेशनशिप, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के बारे में बताता है। ये आपके फॉरेन ट्रेवल्स के बारे में बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस यात्राएं होंगी नहीं होगी, विदेश यात्रा होंगी नहीं या विदेश यात्रा में ही रहेंगे। क्या आप जीवन में कभी धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज में जाएंगे, ये बताता है। 9th हाउस जिसका स्ट्रांग होता है वो कुछ इन्वेंट करता है, रिसर्च करता है, एक्सप्लोरेशन करता है। जो बहुत दूर यात्रा में जाते हैं अननोन जगह की, उनका 9th हाउस स्ट्रांग होता है। 9th हाउस आपके गुड लक, भाग्य, वेल्थ, फॉर्चून, हायर लर्निंग, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, भाग्य कब उदय होगा, शादी कब होगी, खूब पैसा कब मिलेगा, बड़ा पद कब मिलेगा, तमाम चीज़ें किसी भी कुंडली के 9th हाउस को देखकर जाना जा सकता है। ये बॉडी के बटक्स, बैक ऑफ थाई की बीमारियां सब 9th हाउस को देखकर जाना जा सकता है। मित्रों, 9th हाउस में दिसंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति है, वो आपके 9th हाउस में बैठा है। ये बहुत शुभ है। जो लोग बड़े पद, बड़ी पोजीशन, बड़ी नौकरी, घर में उन्नति करने, बिजनेस करके बड़ा आगे जाना चाहते हैं, इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट और हो ही नहीं सकता। आपके जीवन का महान टर्निंग पॉइंट, मांगलिक पॉइंट भाग्य के अंदर मीन राशि सबके दिसंबर से शुरू होगा, आने वाले 13 महीने तक चलेगा, जब तक बृहस्पति वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मीन राशि वाले सभी का आने वाला 13 महीना बहुत शुभ, बहुत मांगलिक, बहुत चेंजेस वाला रहेगा। आने वाला 13 महीना पुखराज पहन लीजिएगा, किताबों की दान, माता पिता का आशीर्वाद, ब्लड डोनेशन, हॉस्पिटल में सेवा, संत मुनि, इन सब का आशीर्वाद, संत मुनि, पीर, मौलवी जो भी है, धार्मिक गुरु, इनका आशीर्वाद, जानवरों की सेवा, आप तमाम लोगों की सेवा करें, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करिए और भी तेज होगा टाइम। बहुत मांगलिक है भाग्य के अंदर। स्टूडेंट होगा तो अच्छे नंबर आएंगे, जो नौकरी ढूंढ रहा है उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो बिजनेसमैन है उसकी बिजनेस में एकदम से तेज स्पीड पकड़ेगा, जो बड़ी बिजनेस करना चाहते हैं उनको बहुत स्पीड मिलेगी। मित्रों, आगे चलते हैं 10th हाउस। 10th हाउस 10वें भाव में मीन राशि वालों का न्यायकारता ग्रह शनि और सूर्य गोचर करेंगे। हालांकि शनि और सूर्य आपस में दुश्मनी का भाव रखते हैं, लेकिन वे बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति एक राजयोग बना रहा है नवम भाव में, तो शनि का ये गोचर बहुत शुभ मीन राशि वालों का रहेगा सूर्य के साथ। यह जरूर है कि बीच बीच में उन्हें अपनी नौकरी, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ,
स्वास्थ्य के अंदर कई परेशानियां, दिक्कतें आएंगी दिसंबर के महीने में, लेकिन वे सब कुछ मामला ओवरकम कर लेंगे, शांत हो जाएगा। आखिर 10वां भाव जहाँ मीन राशि वालों का शनि और सूर्य गोचर दिसंबर के महीने में करेगा, 10वां भाव ज्योतिष में किस चीज़ से संबंध रखता है मित्रों? 10th हाउस को कर्मा भवा कहते हैं। ये बताता है कि हमें इस संसार में कैसा प्रोफेशन, कैसा व्यवसाय, कैसा बिजनेस करेंगे हम, हमारा कैरियर कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष कहती है क्या करेंगे हम जिससे हम रोजी रोटी खाएंगे, क्या कैरियर मिस्टेक्स करेंगे। कई लोग छोटे से पद से देश के सबसे बड़े पद में पहुंचते हैं, कैरियर मिस्टेक्स नहीं करते, और कई लोग बड़े पद से गिर के छोटे हो जाते हैं, कैरियर मिस्टेक्स करते हैं। क्या आप लाखों लोगों को नौकरी दोगे या आप जीवन भर किसी के अंडर में ही नौकरी करोगे? क्या आप बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे? इन तमाम चीज़ों के बारे में 10वें भाव से जाना जा सकता है। 10th हाउस ये भी बताता है कि बड़े बड़े लोगों से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि नहीं, जिन्हें मैं अंग्रेजी में कहूँगा हाई रैंकिंग पोजीशंस, पीपल हु आर इन पावर, वो आपको आशीर्वाद देंगे या नहीं, ये 10th हाउस से जाना जा सकता है। अगर आपके पास अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी रहेगी, कितना पैसा कमाने की क्षमता, ताकत आप में संसार में रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा या नहीं। यदि 10th हाउस कमज़ोर है, पूजा पाठ, दान पुण्य, 10वें भाव से संबंधित जेमस्टोन, रत्न जरूर पहनिएगा, ताकि आपको नौकरी में, बिजनेस में, व्यवसाय में, जहाँ भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ आपको दूसरे लोगों से आगे जाने का मौका मिले और घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। मित्रों, 10th हाउस से ये भी हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हाईएस्ट अचीवमेंट होगा या नहीं, हमारा डिज़ायर कितना है टू अचीव हाइट्स, बहुत आगे बढ़ने का। 10वें भाव से हमारे ये भी जान सकते हैं हमारे पावर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अचीवमेंट्स, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, पोजीशन, ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 10th हाउस स्ट्रांग नहीं है तो ये तमाम चीज़ नहीं मिलेगी। अगर 10th हाउस स्ट्रांग है तो बहुत कम उम्र में ही आप दुनिया में छा जाओगे। देश का नामी क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनकी कुंडली देखी मैंने, 10वां भाव बहुत स्ट्रांग। ये क्या इंडिकेट करता है? आप देखिए, बहुत कम उम्र से ही, 17-18 साल की उम्र से ही क्रिकेट के जगत में बेताज बादशाह। क्या कारण है? ऐसे क्या ग्रह फेवर हैं कि वो एक के बाद एक मकाम, इतने हाईएस्ट पोजीशन में ग्लोबली इतना बड़ा ब्रांड बना। 10th हाउस का राजयोग जब मैंने देखा तो मैं चौंक गया। यही 10th हाउस है जो एक कॉमन आदमी को, एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाला बनाकर सक्सेस के सुपर हीरो बना देता है। और बाकी सारे जिनका 10th हाउस स्ट्रांग नहीं है, वे स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर आपने जेमस्टोन नहीं पहना, राइट मंत्रा जाप नहीं किया, तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की। मंत्रों में मित्रों बहुत ताकत होता है। राइट मंत्र आप जान जाओ और कम से कम 6 महीने जाप करो, फिर देखो आप कैसे परिस्थितियाँ बदलती है। 10th हाउस अल्टीमेट कैरियर गोल के बारे में बताता है, प्रोफेशन के अंदर कितना एंडेवर्स के बारे में बताता है। 10th हाउस आपके राजयोग के बारे में बताता है, पैसा कैसा रहेगा, आपके जीवन में लोग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे नहीं देंगे, आपके लोगों के रिलेशन कैसे रहेंगे, आप लीडर बनोगे कि नहीं, देश का बहुत बड़ा नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइफून बनोगे कि नहीं, जीवन में बहुत स्टेटस, ऑनर, वैल्यू, इंटीग्रिटी, तमाम चीज़ें 10th हाउस जाना सकता है। 10वें भाव में शनि जब 10वें भाव में होता है, कहता है ये बहुत बड़ा मंत्री पद तक ले जाता है। शनि 10वें भाव ने देश के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को पद में पहुंचाया। तो याद रखना, गोचर में वो चल रहा है, तो आपका गोचर जैसे एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है। जिनकी शनि महादशाएं चल रही है उनके लिए तो महाभागे ही हो गए, जिनकी सूर्य की दशाएं चल रही है उनके लिए भी महाभागे ही हो गए। यानी कि मीन राशि वालों का 10th हाउस से संबंधित जो भी मैंने कहा है, बहुत मांगलिक कैरियर के अंदर बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, जिसका प्रभाव 13 महीना जब तक बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेगा। चेष्टा आपको करना है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ग्रह आपको ऐसा सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ये काम करो, ये वो काम करो। अगर आप दान पुण्य, सत्संग, सेवा लोगों की करते हैं, बीमार लोगों की, धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छे रास्ते में रहते हैं,
पाप कर्म नहीं करते तो पुण्य के कारण परमात्मा सब कुछ देखता है, वो देना शुरू करता है। सब कुछ मंदिर के अंदर है। कोई हीरा मोती लेकर आता है, कोई जीवन भर जाप करता है, ले नहीं पाता। सब कुछ जो इबादत कर गया मालिक का सही ढंग से बिना पाप किए, उसको तो कुछ मिलना ही आज नहीं तो कल। और मेडिटेशन ध्यान कर गया, उसको भी प्राप्त होना है। मित्रों, मैंने एक लंबा समय आध्यात्म का निकाला, लगभग 10 साल, और लंबी यात्रा रही। हिमालय में जाता रहता हूँ। हिमालयन योगी का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मुझे मिला। अक्सर ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया आध्यात्मिक यात्रा करता हूँ। बहुत संत, मुनि, योगी, मौलवी, फ़कीरों का आशीर्वाद लिया और बहुत कुछ जानने को मिला। यूँ तो मैं प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, दुनिया भर में किताब, नाम, अवार्ड, स्टैंडिंग। मेरे पढ़ाए हुए लाखों स्टूडेंट वर्ल्ड ओवर हैं, देश के बड़े से बड़े पद में हैं, कॉर्पोरेट सीईओ से लेकर, देश की राजनीति से लेकर, जुडिशरी से लेकर, बिजनेस टाइफून से लेकर, टॉप से टॉप पोजीशंस में है। लेकिन मुझे एज ए प्रोफेसर इतना सक्सेस नहीं मिला जितना मुझे एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला। अनगिनत लोग, कॉमन मैन से सेलिब्रिटीज़, देश के बड़े से बड़े ग्लोबली मेरे से कनेक्ट हुए, और इतना नेम, फेम, समृद्धि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने सुपर वीआईपीज़ लोगों से कनेक्ट होऊंगा, इतने फास्टेस्ट। तो आप सोचिए कि ये जब से मैं गुरु महाराज हिमालयन योगी का आशीर्वाद लेकर आया, और बस आज दुनिया भर में कनेक्टेड। मित्रों, इसमें मेरे मंत्र साधना, ध्यान, उसका पावर काम करता है। जो गुरु ने ट्रांसफ़र किया मुझे साधना के द्वारा, उसका ही ये परिणाम है। 10वां भाव धर्मस्थान, इसलिए मैंने बताया ये समय साधना का रहेगा, आध्यात्मिक यात्रा का रहेगा, गॉड रियलाइजेशन का रहेगा, ईश्वर से साक्षात्कार का भी रहेगा। नया साल शुरू हो रहा है। नया साल मीन राशि वालों का बहुत मांगलिक, बहुत शुभ, अच्छी नौकरी, शादी, बीमारी से इम्प्रूवमेंट, जिनके कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहे हैं, सब में शांति आ जाएगी और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन 13 महीने में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं मित्रों। 11वां स्थान, 11वां भाव में केतु गोचर करेगा मकर राशि में। 11वां भाव ज्योतिष के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हाउस ऑफ गेन भी कहते हैं, हाउस ऑफ डिज़ायर फुलफिलमेंट भी कहते हैं। 11वें भाव को लाभ स्थान कहते हैं। ये हमारे इनकम गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे प्रॉस्पेरिटी, सडन प्रॉफिट, वेल्थ, एबेंडेंस, इनकम को इंडिकेट करता है। 11वें का कनेक्शन 5वें और 7वें से होता है। ये हमारे डिज़ायर फुलफिल होंगे या नहीं, अच्छी शादी होगी कि नहीं, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छी नौकरी, घर में अच्छे बच्चे होंगे कि बात सुनने वाले, या बच्चे हो तो गए लेकिन बच्चों के कारण ऐसी परेशानी आ रही है, या हमारी बात नहीं सुन रहे कि हमारा मैट्रिमोनियल लाइफ पूरा हेल हो गया है। इन तमाम चीज़ों का आंसर 5वां, 11वां और 7वां से जाना जा सकता है। शादी हो गई, संतान भी हो गए, और संतान ऐसा हुआ कि माँ बाप की परवाह नहीं करता और सारे पाप कर्म कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले से ही 11, 5वां और 7वां भाव से जाना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति आने पर बच्चों को पहले से ही आध्यात्म के रास्ते में लगा देना चाहिए। कुछ ऐसा मंत्र है जिनको देने पर बच्चों को यदि यंग एज में दे दिया जाए तो वो कभी भी भटक नहीं सकते। मैं अपने आने वाले वार्ता में कुछ बच्चों के लिए ऐसा जो मेरे गुरु ने दिया है, कुछ ऐसा मंत्र देना चाहूँगा। वार्ता के द्वारा ही कुछ दीक्षा वाला मंत्र देना चाहूँगा, जिनको जाप करने से जो व्यक्ति बच्चे भटके हुए हैं और पढ़ाई में उन मन नहीं लगता, माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है। मेरा पूरा दावा है, मुझे तो ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने बहुत शिक्षा दी, बहुत। आप में देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल, इसमें माँ सरस्वती मंत्र का ही आशीर्वाद है। मैं वो देना चाहूँगा जो बहुत वैदिक मंत्र है और कईयों के भाग्य उदय हो जाएगा उसके जाप करने से। 11वें भाव से आपके इनकम के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, फॉरेन सोर्स, इनहेरिटेंस, स्पेकुलेशन के बारे में जाना जा सकता है। क्या आपकी डिज़ायर रियलाइज़ होंगे, आपके सपने पूरे होंगे? क्या आप लोगों से फ्रेंड्स ईजिली बना लेते हो या आप फ्रेंड्स नहीं बनाते? क्या आप सोशल बटरफ्लाई हैं? किस प्रकार के व्यक्ति हैं? फ्रेंडशिप जल्दी करते हैं, देरी से करते हैं? क्या आप जो फ्रेंडशिप करते हैं आपके लिए लाभप्रद है या नुकसानदायक है? 11वां भाव ये बताता है आपके ग्रुप्स, कम्युनिटी के बारे में, आपके रिलेशनशिप यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। ये आपके सोशल एक्टिविटीज़ मैटर्स के बारे में बताता है। ये आपके एक्वाइंटेंस, वेल विशर्स के बारे में बताता है।
फाइनेंशियल असिस्टेंस, गेन्स के बारे में बताता है। रिलेशन विद पैटर्नल अंकल, ये आपके ऑब्स्टेकल के बारे में बताता है। इसे बर्ड का घर भी कहते हैं। कितना ऑब्स्टेकल आएगा हमारे डिज़ायर फुलफिलमेंट में, ये आपके जीवन में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और कितनी ऑब्स्टेकल आएगी और आप उनको कैसे टॉपल करोगे, उसके बारे में बताता है। लाभा का स्थान होने के कारण ये लाभ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपके हायर एजुकेशन, बिजनेस, लिटिगेशन, जॉब, स्पेकुलेशन के बारे में बताता है। शरीर के एंकल और को कंट्रोल करता है, हड्डियों को कंट्रोल करता है। मित्रों, 11वें भाव में केतु का होना इंडिकेट करता है कि विदेशों से धन का आना, मोक्ष की यात्रा होना, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होना, जमीन जायदाद एसेट से लाभ होना, विदेश यात्रा से लाभ होना। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर्स, हीलर्स, प्रीचर्स, इनको बहुत लाभ है। बहुत दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, शादी होना, नए मकान में जाना, गाड़ी, मकान, एसेट्स, ज्वेलरी। मोटे तौर पर मीन राशि वालों का 11वें भाव का केतु बहुत लाभ, घर में फ्लैग लगाएगा, कईयों की अपॉइंटमेंट्स होंगी। राजनीति में जो लोग मीन राशि वाले हैं वे इलेक्शन जीत जाएंगे। बहुत बड़ा भाग्योदय को इंडिकेट कर रहा है। किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अपॉइंटमेंट होगा, ब्यूरोक्रेटिक, जुडिशियल, बैंकिंग, फाइनेंस, छोटा पद, बड़ा पद, कोई भी नौकरी लगने वाली है, विदेश यात्रा होगी, घर में बहुत धन संपत्ति आने के योग हैं। ये मैं कुल मिला के 13 महीने का बोल रहा हूँ, दिसंबर से। मित्रों, आगे चलते हैं। 12वां स्थान, 12वें स्थान में कुंभ राशि में मीन राशि वालों का मंगल गोचर करेगा। मंगल सारे मांगलिक कार्यों संबंध रखता है, लेकिन अगर मंगल खराब जगह मांगलिक अमांगलिक योग बना रहा है तो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्ति को देखना पड़ता है। मंगल मीन्स फायर, ऊर्जा, शक्ति। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है बचपन से लेकर शमशान घाट की यात्रा तक कैसी रहेगी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष का स्थान है। हमारे जीवन में कितना अकेलापन रहेगा, हम कितने सांसारिक सुख से अपने आप को डिटैचमेंट कर लेते हैं, हम कब इंद्रियों की तमाम सुख से दूर भागना चाहते हैं। हर इंद्रियों का सुख 10 दुख और लेके आता है। ये हमारे मेटलिस्टिक टेंडेंसी, सोर्स ऑफ एक्सपेंस के बारे में बताता है। अगर 12वां भाव पीड़ित है तो जेल सेंटेंस, जेल में पहुंचाता है, हॉस्पिटल में पहुंचाता है, नींद नहीं आती, डाइवोर्स, ड्रग एडिक्शन, सीक्रेट एनिमी, सस्पिशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस होता है। अगर इस हाउस में एफ्लिक्शन है, पाप ग्रहों से 12वां स्थान पीड़ित है, तो व्यक्ति को मेंटल वीकनेस, बीमार हो जाना, धार्मिक ना होना, पाप के कर्म करना, इंटॉक्सिकेशन, सेक्सुअल मैनिया, एंस्लेवमेंट, पाप वाले कर्म सारे 12वें घर से जाना जा सकता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट कि ये शुभ कर्म को इंडिकेट नहीं करता। मुक्ति का मार्ग भी 12वें घर से जाना जा सकता है। ये स्पिरिचुअल लिबरेशन का भी हाउस है। मोक्ष की यात्रा शुरू होगी इस जन्म में ही नहीं। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कब खत्म होगा, तमाम दुखों से कब मुक्ति मिलेगी, ये आत्मा तमाम दुखों से कब मुक्त होगी, शैकल्स ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट कब दूर होगा। 12वां घर, 12वां घर साधु, सन्यासी, योगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी का 12वां घर स्ट्रांग नहीं है तो साधना में उसका मन विचलित होगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, सत्संग नहीं कर पाएगा और साधना टूट जाएगी। ये आश्रम, मेडिटेशन सेंटर, मोनास्ट्रीज, प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में बताता है। ये हम कितना संसार में चीज़ों को त्याग कर सकते हैं, डिवाइन फोर्स के बारे में बताता है, हमारे इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, गॉड के लिए सरेंडर के बारे में बताता है, कितना सरेंडर कर सकते हैं। ये हमारे बेड हाउस के बारे में बताता है। शादी तो हो गई, क्या मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस, जब पार्टनर आपस में इंटीमेट रिलेशनशिप आएंगे, कर पाएंगे हैप्पीनेस एक दूसरे को या नहीं, या डिवोर्स, सेपरेशन, डेथ, डिस्ट्रक्शन, विदेश यात्रा, विदेशों से फ़ायदा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस, टूरिज्म के बारे में बताता है। 12वें भाव में मंगल का होना मीन राशि वालों के लिए कोई अच्छा इंडिकेट नहीं करता, इसलिए कोई भी झगड़े, कोर्ट केस, मनमुटाव से बच के रहिएगा, परिवार में शांति बनाकर रखिएगा, वाहन धीरे चलाइएगा,
बीमारी से बच के रहिएगा। कोई भी ऐसा परिस्थिति जहाँ झगड़े उत्पन्न हो रहे हो वहाँ से दूर रहिएगा। मंगल 12वें में है तो डाइवोर्स, सेपरेशन, अपने अपनों में रिश्ता टूट जाना, बहुत सीरियस बीमार हो जाना की स्थिति बन सकती है। इन जनरल जो पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जेमस्टोन पहनेंगे, वो काफ़ी इंसुलेट कर पाएंगे। मित्रों, ये था दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों का प्लानिटरी गोचर, ग्रहों का गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा। मित्रों, दशाएं चाहे कैसी भी हो, प्लेसमेंट कैसा भी हो, गोचर कैसा भी हो, आप चैरिटी, दान पुण्य, सत्संग, पूजा पाठ करते हैं, आपको ज़रूर राहत मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता ही समाप्त करता हूँ। मित्रों, जिस प्रकार आपने मेरे चैनल को 2018 में इतना आशीर्वाद दिया, वैसे ही मुझे 2019 में भी अपना ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। आप में से कोई भी ये जानना चाहता है अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम भेज सकता है। मैं सबके जवाब नहीं दूंगा, कुछ कुछ कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा और कुछ के मैं बाद में आने वाले समय में दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मैं ढेरों मांगलिक कामनाएं नए वर्ष में करता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।